इस कहानी की लेखिका है रूपाली बोंडे और आप देख रहे हैं फन टेल स्टूडियो प्रस्तुत वो कौन थी। विकास ने इस बार भी पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पुराने जमाने का नाइट लैंप और दूसरे हाथ में खाने की थाली थी। आप कौन? नाइट लैंप की हल्की रोशनी में उजागर होते हुए उस आदमी ने कहा, साहब मैं खाना लेकर आया हूं। अच्छा ठीक है, दे दो। और एक और बात, रात को दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और बाहर मत निकलना। यहां पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। मतलब क्या, कौन से हादसे? मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ आप खाना खाकर दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लेना। विकास के हाथ में थाली थमाकर वो जाने लगा। विकास उस नौकर की ओर देख ही रहा था कि चलते चलते वो अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर वो विकास की तरफ देख के अजीब सा मुस्कुराया और निकल गया। विकास ने उसकी लाइफ में पहली बार इतना डर महसूस किया था। विकास एक महत्वाकांक्षी युवा कलाकार था। गांव के कॉलेज से फाइन आर्ट की डिग्री हासिल कर वो अब शहर के चकाचौंध में काम की तलाश में निकल पड़ा था। अनजान शहर में बस एक सहारा था, प्रसाद जी, उसके भाई के दोस्त। दोस्ती गहरी थी, इतनी गहरी कि प्रसाद जी ने विकास को अपने घर में पनाह दी। विकास को उनके विशाल घर में एकदम अलग सा कमरा मिला। साफ सुथरा तो था, पर एक अजीब सा सन्नाटा उस कमरे में बसा हुआ था। सामान रखते वक्त भी हवा में एक खामोशी घुलती सी लगी। थकान से चूर विकास बेड पर गिरा और नींद की गहरी खाई में समा गया। रात के 9 बजे घड़ी की घंटा गूंजी, मानो किसी की खोपड़ी पर चोट करती हुई। विकास की आंखें खुल गई। कमरे में अंधेरा मुंह फैलाए खड़ा था। विकास ने दरवाजा खोला और कमरे के बाहर के बगीचे में टहलने लगा। तभी सिहरन पैदा करती हुई काली बिल्ली बिजली की तरह उसके सामने से गुजरी। फिर रात चीख उठी। कुत्तों के भौंकने का तांडव शुरू हो गया था। बगीचे में लगी लाइट्स का नृत्य शुरू हुआ। एक पल चमकती तो अगले पल अंधकार में डूब जाती, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें बार बार मरोड़ रहा हो। यह अचानक झिलमिलाहटें भयावह ताल में थिरक रही थी, मानो कोई बुरी आत्मा उन बत्तियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। हर बार अंधेरा छाते ही बगीचे में मौजूद पेड़ों की वो काली छायाएं नाचने लगती, मानो अंधेरे पर्दे पर भयानक तस्वीरें उभर रही हो। यह न सिर्फ रोशनी का खेल था, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जो रूह कंपा देता था। ऐसा था बिल्कुल। विकास सोच रहा था कि क्या ये कोई अलौकिक घटना है, या कोई तकनीकी खराबी, या फिर मेरे मन का भ्रम। जैसे ही विकास मुड़ने लगा, उसका पैर एक विचित्र सी गीली चीज में फंसा, शायद कीचड़ के गड्ढे में। बगीचे में लगे बोरवेल से विकास पानी निकाल रहा था। उसे सिर्फ पंप की आवाज सुनाई दे रही थी। पानी तो निकल रहा था, पर एक अजीब सी सिहरन उसकी रेड पर दौड़ गई, मानो कोई आदमी भय खतरे की चेतावनी दे रहा हो। उसकी नजर कोने में एक हलचल पर गिरी। पत्तों की सरसराहट। यह कोई आवारा जानवर नहीं, बल्कि 20 मीटर दूर दम घुटने वाले अंधेरे में एक हलचल। तारों से रहित आकाश के सामने एक काला साया, बिल्कुल स्थिर। दहशत उसके गले को जकड़ने लगी। पंप की लगातार गड़गड़ाहट से भरे उसके दिमाग में उस नजारे को समझने में परेशानी हो रही थी। एक लड़की नहीं, शायद औरत। उसका रूप विशाल, खालीपन में एकमात्र केंद्र बिंदु था। विकास की नसों में एक भयानक ठंडा खौफ समा गया। उसकी आवाज निकली तो वो एक फुसफुसाहट थी, जो उसके अपने तेज धड़कते दिल की आवाज के आगे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पानी अपनी बेरहम गलगलग जारी रखते हुए उस अज्ञात भय का मजाक उड़ा रहा था। कौन है? उसने लड़खड़ाते हुए पूछा। सन्नाटा,
ना कदमों की आहट, ना कपड़ों की कोई सरसराहट, ना ही कोई बस वो सिर्फ और सिर्फ विकास को घूरी जा रही थी बिना पलक झपकाए। तभी विकास के पीछे से धीमी आवाज आई, साहब मैंने कहा था बाहर मत निकलना। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं जो कुछ देर पहले उसे शुभ रात्रि कह गया था वही नौकर खड़ा था। उसका रुख डरावना रूप से सख्त था, मानो वो मानव रूप की एक भयानक नकल हो। उसकी आंखें अब काले गड्ढे बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक धीमी अमानवीय मुस्कान फैल गई जिसमें सुईनुमा दांतों की कतार चमकी जो धुंधली चांदनी में चमक रही थी, और विकास की आवाज सूख चुकी थी। डर से उसका गला भर गया था। आप यहाँ? वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए बोला, साहब रात के 2 बज चुके हैं, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। लेकिन वो लड़की औरत? कौन सी लड़की औरत? विकास अपने हाथ से उसे इशारा करने लगा मगर वहां कुछ नहीं था। सुबह हो चुकी थी। विकास को एक मीटिंग के लिए जाना था। उसने अपना मोबाइल निकाला और यूबर ऐप से कार बुक की। शहर की रफ्तार की गूंज टैक्सी के अंदर गूंज रही थी। विकास अपने आने वाले इंटरव्यू के बारे में सोच ही रहा था क्योंकि यह मीटिंग उसके कलाकार बनने का एक बड़ा मौका था। वो अपने बनाए हुए चित्रों और पेंटिंग्स को दिखाने वाला था। अपना पोर्टफोलियो खोलकर वो एक एक करके पेंटिंग्स देख रहा था। तभी उसे अपनी एक पेंटिंग में वही लड़की दिखी जिसे उसने कल रात अंधेरे में देखा था। विकास की सांस अटक गई। पिछली रात की याद, बगीचे में हुआ वो परेशान करने वाला सामना उसके दिमाग में कौंध गया। क्या ये उस मुठभेड़ का एक विकृत प्रतिबिंब था? उसके नींद से वंचित दिमाग का भ्रम, या पता नहीं कुछ और? बढ़ते तनाव को भेदते हुए ड्राइवर की आवाज आई, सर आपकी मंजिल आ गई है। गर्मी के बावजूद विकास के हाथ बटुए से पैसे निकालते समय ठंडे पसीने से तर थे। विकास होश में आया। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग होने के बाद शाम को घर आया, फ्रेश हुआ और किताब पढ़ने लगा। खाना खाने के बाद बगीचे में टहलने के लिए निकला। तभी उसकी नजर एक पुराने से चित्रफलक पर पड़ी। वो चित्रफलक धूल से ढका हुआ था, मानो सालों से अछूता पड़ा हो। करीब जाने पर लकड़ी से एक बासी सी गंध उठी। वाह, ये तो बहुत पुराना है। विकास ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, आजकल ऐसे कहाँ मिलते हैं। उसने जल्दी से रंग और ब्रश निकाले। इस पुराने फलक पर कुछ नया रचने का अचानक सा जुनून सवार हो गया, मानो ये फलक उसे किसी पुकार की तरह खींच रहा हो। समय बीतता गया, रात गहराती गई। विकास पेंटिंग में खोया हुआ था। अचानक से हवा का एक झोंका आया। उसने ब्रश रोका और सतर्क होकर इधर उधर देखा। कुछ नहीं, शायद हवा का ही खेल था। वो फिर से अपनी पेंटिंग में डूब गया, मगर कुछ देर के बाद उसकी सांसें थम गई। उसके ठीक सामने कैनवास के पास एक आकृति खड़ी थी, और ये दूसरी तीसरी कोई नहीं बल्कि कल रात वाली वो लड़की ही थी। उस रात चांद मानो सिर्फ उसी कोने को निहार रहा था जहां वो खड़ी थी। उसकी आभा एक चंदेरी घेरे से खींच रही थी, मानो ये दुनिया सिर्फ उसी के लिए सजी हो। दूर खड़ा विकास उसी को देख रहा था। उसकी सांसें थम गई, मानो ये कोई सपना हो। उसने कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। वो चांदनी सी खिली हुई थी। उसकी आंखों में तारों की रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे उसकी निगाहें मिली, एक हल्की सी मुस्कान उसके ओंठों पर खिल गई। वो मुस्कान इतनी मासूम थी, मानो किसी गुप्त ख्वाब का खुलासा हो। उस पल तो हवा भी रुक सी गई। उनके आसपास का कोलाहल दूर होता हुआ लगा, मानो
सिर्फ वो दोनों ही दुनिया में बचे हों। विकास की धड़कनें और तेज हो गई। वो कुछ कहना चाहता था मगर शब्द गले में अटक गए। बस वही खामोशी थी जो उनके दिलों की कहानियां बयां कर रही थी। उसकी मुस्कान बिजली के चमक जैसी विकास के दिल को छू गई। विकास और उस लड़की की निगाहें एक दूसरे में खो चुकी थी। अचानक कुत्तों के भौंकने की एक अजीब सी आवाज गूंज उठी और बिजली चमकी। वैसे ही विकास को होश आया कि लड़की अब भी उसी को देख रही थी। अपने दिल की घबराहट दबाते हुए विकास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? विकास घबराकर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। तभी उस रहस्यमय लड़की के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई और उसने जवाब के तौर पर कहा, मैं उन सवालों के जवाब तलाशने आई हूँ जो लंबे समय से मुझसे दूर है और समझ से परे एक ताकत ने मुझे इस जगह तुम्हारे पास खींच लाया है। शायद हमारा कुछ रिश्ता है। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज कोमल सलसलाहट की तरह थी जिसने विकास को बिल्कुल जकड़ लिया। उसकी सांसें थम सी गई और विकास का चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी वो जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, यार तुम कितने डरपोक हो, मैं तो मजाक कर रही थी। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। ये सुनते ही घबराहट की तेज धड़कनें उसके सीने से दूर हो गई और वो अपने आप को आरामदायी महसूस कर रहा था। उसे गुस्सा भी काफी आया था, लेकिन उस लड़की की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि वो अपना पूरा गुस्सा भूल गया और उसने उस लड़की से कहा, यार तुम भी ना सोचो, एक अजनबी अगर इतनी रात को ऐसा मजाक अगर तुमसे करेगा तो तुम डरोगी नहीं क्या? लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम वर्षा है वह भी जिंदगी में आग लगाकर चली जाती है। तुम बहुत मजाकिया हो, विकास ने कहा। कभी तो हंस लिया करो इन दांतों से खिल खिल कर, बुढ़ापे में दुख ही देंगे ये हिल हिल कर। और ये सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। दरअसल यह हमारा घर था और प्रसाद जी ने इसे हमसे लिया था। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें देखा और चली आई। तुम्हारा नाम विकास है ना? मेरा नाम। उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक दूर से आती हुई आवाजें हवा में घुल गई। किसी को पुकारने तलाशने जैसा शोर। लड़की चौंकी, उसकी आंखों में घबराहट का साया उभर आया। वो फुसफुसाई और मुड़कर जाने लगी। उसने कहा, मुझे जाना होगा, मेरा इंतजार करना, कल मैं फिर आऊंगी। उसकी आखिरी झलक में विकास को एक बेबस गुहार नजर आई। विकास सवालों के जाल में उलझा हुआ था। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया, मानो ये पल भी इस रहस्य को अपने आगोश में समेट लेना चाहता हो। उस लड़की की खूबसूरती मानो विकास को सम्मोहित कर चुकी थी। रात गहराती गई। आसमान में चांद सितारों के साथ शाही दरबार सजाए खड़ा था, मगर विकास की आंखों में सिर्फ उसी लड़की की छवि नाच रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए वो बार बार उस मुलाकात के पल को याद कर रहा था। उसकी आवाज, उसकी आंखों की चमक, उसके होंठों पर खिली रहस्यमय मुस्कान, सब कुछ मानो उसके जहन में कैद हो गया हो। हर लम्हा, हर सांस उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। रात की खामोशी भी मानो उसके लिए ही गीत गा रही थी। चांद की किरणें उसकी खिड़की से झांक कर मानो ये कह रही थी, वो वापस आएगी, तुम्हारे इंतजार की खुशबू हवा में घुल चुकी है। विकास की धड़कनें तेज हो रही थी। ये रात, ये खामोशी, ये आसमान, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिसका अगला अध्याय सिर्फ उसी लड़की के आने से पूरा हो सकता था। टॉयज गैलरी में घूमकर अपने लिए खिलौने पसंद कर रही साक्षी की नजर अचानक से एक गुड़िया पर जाकर अटक जाती है। ये गुड़िया दिखने में कुछ अजीब सी नजर आ रही थी। लंबे बाल,
और रहस्यमयी सी मुस्कान वाली इस गुड़िया के होठों के पास लाल रंग का एक धब्बा भी लगा हुआ था। साक्षी लगातार उस गुड़िया को देख रही थी। अचानक गुड़िया की गर्दन साक्षी की तरफ घूमती है और वो पलक झपकाने लगती है। गुड़िया के पलके झपकाते ही अचानक से टॉयज गैलरी की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और वहां लगे आधे से ज्यादा बल्ब टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जैसे ही बिजली की सप्लाई कटती है तुरंत इन्वर्टर ऑन हो जाता है और अल्टरनेट बल्ब्स ऑन हो जाते हैं। इसके कारण अब गैलरी में हल्की मध्यम सी रोशनी ही नजर आ रही थी। वाओ, डॉल ने तो अभी अभी अपनी आईज ब्लिंक की। मुझे ये डॉल बहुत अच्छी लगी। हेलो एमिली, मैं तुम्हें एमिली बुला सकती हूँ ना? साक्षी के इतना कहने पर डॉल एक बार फिर से अपनी आंखें ब्लिंक करने लगती है और उसके होठ थोड़े से और फैल जाते हैं जैसे कि वो मुस्कुरा रही हो। साक्षी उस गुड़िया के सम्मोहन में आ गई थी। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए साक्षी को टॉयज गैलरी से बाहर ले आती है। राज, तैयार हो गया? ड्राइवर को बोला था ना आपने टाइम पर आने को। अरे रेवती, आज सैटरडे है। आज का पूरा दिन मेरी प्रिंसेस के लिए है। ड्राइवर सुबह 6 बजे ही आ गया है। तुम बस ये बताओ मेरी प्रिंसेस रेडी हुई या नहीं? मिसेस राज, आपको मिस्टर आडवाणी की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है। पूरा वीक कितना काम करते हैं ये, हर समय बस मीटिंग मीटिंग। और मिस्टर आडवाणी, आप थकान नहीं होती आपको? अब आप तो अपना ख्याल रखोगे नहीं, इसीलिए मैंने ये जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है। हर सैटरडे आप मेरे साथ बाहर चलोगे। वहाँ मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी, मूवी दिखाऊंगी और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। अब तो खुश हो ना आप? अच्छा बच्चू, पापा के साथ होशियारी हैं? पापा के इतना कहते ही साक्षी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये है 5 साल की साक्षी का छोटा सा हंसता खेलता परिवार, जिसमें माँ पापा के अलावा दादू दादी और चाचू भी है, जो नन्ही साक्षी पर जान बिछेड़ते हैं। कुछ ही देर में साक्षी, रेवती और मिस्टर आडवाणी मॉल में पहुंच चुके थे। कई घंटों की शॉपिंग के बाद साक्षी को पापा के पास छोड़कर रेवती अभी अभी बिल कराकर आई थी। अरे राज, कहाँ गई साक्षी? टॉयज गैलरी में है। इतना लाड भी ठीक नहीं है। आधी दुकान तो पहले ही खरीद चुके हैं आप। रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। साक्षी टॉयज गैलरी में घूमकर खिलौने देख रही थी। तभी उसकी नजर सॉफ्ट टॉयज के बीच रखी एक खूबसूरत सी गुड़िया पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। इसे मैंने पहले क्यों नहीं देखा? हेलो, मेरी दोस्त बनोगी? साक्षी के डॉल को हेलो कहने पर अचानक वो डॉल गर्दन घुमाकर साक्षी की तरफ देखती है और एक डरावनी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर जाती है। वाह, डॉल ने मुझे हेलो कहा। अब मैं इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। साक्षी अभी सोच ही रही थी कि तभी मिसेज आडवाणी वहां आ जाती है। यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कितने टॉय लेने हैं तुम्हें? इतने खिलौने ले चुकी हो कि अब तो हमें ही दुकान खोलनी पड़ जाएगी। मम्मा प्लीज, मुझे वो डॉल लेनी है। साक्षी, चुपचाप घर चलो अब। नो मोर टॉयज। प्रॉमिस मम्मा, लास्ट वन प्लीज मम्मा। साक्षी ने डॉल खरीदने की जिद पकड़ ली थी और उधर साक्षी की जिद देखकर रेवती का गुस्सा आसमान छूने लगा था। क्या रेवती, तुम भी ना बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो। जहाँ इतने खिलौने लिए और एक सही, क्यों रुला रही हो बच्चे को? हेलो प्लीज, वो डॉल भी दे दीजिए। सर, हमारी शॉप में कोई डॉल है ही नहीं। हम डॉल सेल नहीं करते। मैं देखता हूँ बच्चे ने क्या पसंद किया है। आओ बेटा आओ, अंकल को बताओ क्या चाहिए तुम्हें। शॉपकीपर साक्षी की उंगली पकड़कर उसे पूरे शॉप में घुमा लाता है, लेकिन वो गुड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। बेटा, मैंने कहा ना हमारी शॉप में कोई डॉल नहीं है। अच्छा आप रुको, मैं आपको एक से बढ़कर एक कैरेक्टर दिखाता हूँ। बहुत अच्छा कलेक्शन है हमारे पास सॉफ्ट टॉयज में। शॉपकीपर एक के बाद एक दूसरा टॉय दिखाता जा रहा था, लेकिन साक्षी मुंह फुलाए खड़ी हुई थी। नहीं देखना मुझे ये सब, मुझे वही डॉल चाहिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे बाल भी थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो उसने चलने के लिए हाँ भी बोला।
सब आपकी वजह से हुआ है मम्मा। वो नाराज हो गई है मुझसे, अब वो नहीं आएगी। देख रहे हो आप सर चढ़ाने का नतीजा। अरे इतने टॉयज है दुकान में, जो चाहे ले लो, लेकिन नहीं, इसे तो वही डॉल चाहिए जो शॉप में कभी थी ही नहीं। मम्मा आप समझती क्यों नहीं है? डॉल थी वहाँ पर, लेकिन आपने उसे लेने से मना कर दिया, इसलिए वो नाराज होकर चली गई है। रेवती राज यहाँ तक कि दुकानदार भी साक्षी को समझा समझा कर थक गए थे कि दुकान में वैसी कोई डॉल है ही नहीं जैसे उसे चाहिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। साक्षी लगातार रोती ही जा रही थी और बार बार बस उसी डॉल की बात कर रही थी। रेवती और राज प्यार, गुस्सा, लाड, धमकी सारे अस्त्र चला चुके थे, लेकिन साक्षी तो मानो अपने बस में ही नहीं थी। घर पहुंचकर साक्षी बिटिया आओ, दादी के हाथ से खाना खा लो। अच्छा, कल हम शहर की सबसे बड़ी दुकान पर जाएंगे और जो भी गुड़िया हमारी बिटिया रानी पसंद करेगी वो सब की सब हम तुम्हें दिलवा कर लाएंगे। अब आओ भी। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस वो गुड़िया चाहिए। जब तक मुझे वो डॉल नहीं मिल जाती मैं किसी से बात नहीं करने वाली। देर रात तक उसी गुड़िया के लिए जिद करते हुए साक्षी सो जाती है। अगले दिन सुबह। गुड मॉर्निंग बेटा, याद है आज क्या है? आओ जल्दी से हम कॉल करके विश कर देते हैं। रेवती की बात का जवाब दिए बगैर साक्षी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ये देखो, ये है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आरजू की बर्थडे पार्टी इनविटेशन। लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं चाचू, मैं जाऊंगी आरजू की पार्टी में। साक्षी की दोस्त आरजू की बर्थडे पार्टी संयोग से उसी मॉल में रखी गई थी जहां एक दिन पहले साक्षी अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने गई थी। बेटा, पापा की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। माँ की बात सुनकर साक्षी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों मेरी गुड़िया रानी को ऐसे कहकर मायूस कर रही हो? आप बिजी हो लेकिन चाचू तो फ्री है ना, मैं आपको आज बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊंगा। हैप्पी? चाचू की बात सुनकर साक्षी का चेहरा खिल गया था। शाम होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और इधर साक्षी एक सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने चाचू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जा रही थी। मॉल में जाकर साक्षी, तुम इधर ही रुको, मैं 1 मिनट में गाड़ी पार्क करके आता हूँ। इधर ही रहना, हिलना मत। ओके चाचू। जैसे ही विराज वहां से जाता है, एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर काला मास्क लगा रखा था वहां आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी दिखने में काफी रहस्यमय सा नजर आ रहा था। उसके हाथ में कुछ गुब्बारे और एक डॉल थी। साक्षी को देखकर उसने उंगली से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और डॉल दिखाकर पूछा, ये डॉल कैसी लगी तुम्हें? अरे ये तो वही डॉल है। हेलो डॉल, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, और तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं बहुत रोई भी। अपनी मम्मा की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। तुम्हें पता है बाद में मम्मा मान गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो शॉप वाले अंकल कह रहे थे उनके पास कोई डॉल है ही नहीं। वैसे अंकल, आपको ये कहाँ से मिली? साक्षी के सवाल के जवाब में उस मास्क वाले आदमी ने साक्षी के सर पर हाथ फेरा और डॉल उसके हाथ में थमाकर चुप रहने का इशारा किया और अचानक गायब हो गया। अरे ये डॉल कहाँ से आ गई? अच्छा, घर से ही लेकर आई हो ना बेटा? बेटा, पार्टी में डॉल लेकर आओगी तो ये वहीं छूट जाएगी, इसे घर पर छोड़कर आना चाहिए था। विराज अभी बोल ही रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। अरे ये रिया का अचानक फोन आ गया, नहीं उठाऊंगा तो मुंह फुला लेगी। वैसे ही बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी देती है। अब साक्षी बेटा 2 मिनट रुको, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। हाँ। विराज कुछ देर तक अपनी मंगेतर से बात करने के बाद आता है और साक्षी को लेकर मॉल के अंदर छोड़ देता है। जब तक साक्षी बर्थडे में पहुंची, पार्टी शुरू हो चुकी थी। अरे साक्षी, आओ ना हमारे साथ खेलो। क्या वहाँ एक कोने में बैठी हुई हो? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम लोग खेलो ना। हैं? कौन सा फ्रेंड? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना मेरी न्यू फ्रेंड।
अरे साक्षी, डॉल को फ्रेंड कौन बनाता है और कहाँ से ली तुमने ये अजीब सी डॉल? हर्ष देखो, ये डॉल कुछ अजीब नहीं लगती। इसके चेहरे पर ये रेड रेड क्या लगा है? कितनी अजीब सी है इसकी आंखें। मैं तो इससे टच भी ना करता। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी को चिंटू और हर्ष का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अब वो गुस्से में एक कोने में बैठी हुई थी। चिंटू और हर्ष साक्षी के पास से चले गए थे, लेकिन वो पार्टी में सभी बच्चों से साक्षी की डॉल की तरफ इशारा करके मजाक कर रहे थे। अचानक चिंटू और हर्ष जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक तरफ वो दोनों दर्द से करा रहे थे और दूसरी तरफ साक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। साक्षी का ये अजीब बिहेवियर पार्टी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंटू और हर्ष लगातार दर्द से करा रहे थे, इसलिए जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि चिंटू के हाथ में और हर्ष के पांव में फ्रैक्चर आ गया है। पार्टी में हादसा होने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन बेटा, क्या हुआ था पार्टी में? कैसे उन दोनों को इतनी चोट लगी? झगड़ा किया क्या दोनों ने? जो हुआ अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कौन कहता है? देख रही हूँ आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। पहले मॉल में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब अपने दोस्तों के लिए ऐसे बोल रही हो। रेवती ने देखा जब वो अपनी बेटी को डांट रही थी, उस समय साक्षी अपने हाथ में पकड़ी डॉल को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है साक्षी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। और ये डॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये मेरा गिफ्ट है मम्मा, देखो ना कितनी अच्छी है ये। मैंने इसका नाम भी रखा है एमिली। अच्छा है ना? ये गिफ्ट है? ऐसे रिटर्न गिफ्ट कौन देता है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इसे देखकर। पता नहीं क्या ट्रेंड है ये रिटर्न गिफ्ट देने का। आजकल के फैशन मेरी समझ से बाहर है। दिखाओ तो जरा। नहीं मम्मा, आप इसे नहीं ले सकते। एमिली नाराज हो जाएगी। मैंने एमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। साक्षी बोल रही थी, तभी रेवती के पास एक फोन कॉल आता है। बेटा, तुम्हारी फ्रेंड अनु की मम्मा का कॉल था। हम लोग अभी हर्ष और चिंटू से मिलने जाएंगे। उनकी तबीयत सही नहीं है ना? मैंने कहा ना मम्मा, उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। बेटा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपका झगड़ा हुआ क्या उनसे? बोला ना मुझे नहीं जाना। इतना कहकर साक्षी गुस्से में वहां से चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखेंगे इसका। मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। आखिर क्या चल रहा है रेवती के घर में? साक्षी के अजीब बर्ताव का कारण क्या समझ पाएगी रेवती? क्या आने वाला समय कोई अनहोनी लेकर आएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग। और हाँ दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल वंस अपॉन अ टाइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज तक आपने ये बात कई बार अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर से पूछी होगी कि क्या आप खूबसूरत हैं? लेकिन सोच कर देखिए, क्या ये वाक्य किसी की मौत का कारण बन सकता है? साल 1970 में जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका संबंध इसी वाक्य से था। हिलेरी जापान में रहता था। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। वो 12th क्लास का स्टूडेंट था। एक दिन स्कूल से निकलने के बाद हिलेरी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। जब अंधेरा बढ़ने लगता है तब उसकी नजर अपनी कलाई पर लगी घड़ी की ओर जाती है। अरे यार, काफी लेट हो गया। मॉम परेशान हो रही होंगी। मैं निकलता हूँ, कल मिलेंगे। हिलेरी अपने घर के लिए निकल गया था। हिलेरी का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके को पार करके छोटे से गांव के अंदर था। हिलेरी गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। रात घेराई थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। हिलेरी अब एक सड़क पर पहुंच गया था जहां पर कोई भी इंसान आता जाता नजर नहीं आ रहा था। अंधेरी सुनसान गली में
हिलेरी तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ सामने की तरफ से कोई काली सी परछाई बढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। ये कौन आ रहा है सामने से? एक तो आज पहले ही इतनी रात हो गई है, एक तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूसरी तरफ ये सामने से आता अजीब सा इंसान। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है। हिलेरी अभी सोच ही रहा था कि सामने से आती हुई परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। हिलेरी ने अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने एक लंबे काले बालों वाली औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का मास्क लगा रखा था। उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे और तेज हवा के कारण उड़कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का मास्क खून से भीगा हुआ था। कौन? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? हिलेरी पीछे हटता है और अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर लेने लगता है। तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। हिलेरी मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे भी ठीक वैसे ही वेशभूषा और हुलिये वाली औरत खड़ी थी जैसी उसने अभी सामने देखी थी। हिलेरी घबरा कर वापस सामने देखता है तो सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी। पलक झपकने से पहले वो औरत सामने से मेरे पीछे कैसे पहुंच गई? हिलेरी को अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी। हिलेरी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं पता। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम बहुत सुंदर हो। अब मेरा रास्ता छोड़ो। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ? मैं तुझे सुंदर दिखाई देती हूँ? ये देख मेरा चेहरा, अब बोल, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही उस औरत ने अपना खून से सना मास्क हटाया, उसके चेहरे की हालत देखकर हिलेरी की रंगों से मानो खून जमने लगा। उस औरत का चेहरा होठों के पास से कानों तक फटा हुआ था। ऐसा लगता था किसी ने छुरे से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हो। उसके फटे हुए मुंह से लगातार खून और मांस के टुकड़े लटकते दिखाई दे रहे थे। उसका भयानक चेहरा देखकर हिलेरी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। हिलेरी को चीखते देख वो औरत भी अपना पूरा मुंह खोलकर भयानक अंदाज में हंसने लगी। औरत के लंबे बाल हवा में झूम रहे थे और मुंह खोलकर हंसने के कारण उसके चेहरे का फटा हुआ मांस दिखाई पड़ रहा था। मैं बहुत सुंदर हूँ ना? अब तुझे भी मेरे जैसा सुंदर बनना होगा। बनेगा ना तू? इतना कहकर वो औरत अपने जैकेट से एक बड़ी सी कैंची बाहर निकाल लेती है और हिलेरी के सामने उस कैंची को चलाते हुए डरावनी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। हिलेरी को अपने सामने खड़ी हुई वो औरत इतनी भयानक और बदसूरत लग रही थी कि वो एक पल भी उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। इससे पहले कि हिलेरी कुछ समझ पाता, वो औरत बिजली की तेजी से 1 सेकंड से भी कम समय में हिलेरी के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और अपनी बड़ी सी कैंची से हिलेरी का मुंह दोनों ओर से काटकर बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। हिलेरी के चेहरे को कैंची से कतरने के बाद भी उस औरत का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। इसलिए दर्द से कराहते हिलेरी के सीने पर भी वो कैंची से कई सारे वार करने के बाद पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अपनी जैकेट की पॉकेट से मास्क निकाल के एक बार फिर वो अपना चेहरा ढकती है और कैंची को अपनी जैकेट में रखकर वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। जमीन पर पड़े हुए हिलेरी के जख्मों से लगातार खून बह रहा था। दर्द से छटपटाते हुए कुछ ही देर के बाद हिलेरी ने अपने होश खो दिए थे और उसी रात ज्यादा खून बह जाने के कारण हिलेरी की मौत हो जाती है। अगली सुबह बुरी तरह से कटा फटा उसका शव गांव के लोगों को मिलता है, जिससे हर तरफ सनसनी फैल जाती है। हिलेरी की मौत के कुछ दिन बाद सैम नाम का एक लड़का शहर से थोड़ी दूर एक कमरा किराए के लिए लेता है। शाम के समय सैम एक दुकान से सामान खरीद रहा था कि तभी उस दुकान का मालिक वहां पर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से
एक औरत को किसी बच्चे के ऊपर कैंची से हमला करते हुए देखा। अरे तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कौन औरत थी? वो बच्चा कहाँ है? औरत नहीं थी वो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई भटकती आत्मा थी, धुएं की तरह गायब हो गई। दुकानदार की बात सुनकर अब तो हर तरफ डर का माहौल बन गया था। दुकानदार लौटकर अपने घर आ गया था। देर रात गए उसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सुनाई देती है। खिड़की के पास से आ रही आवाज सुनकर वो आदमी खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो सामने उसे मास्क लगाए हुए एक औरत नजर आती है। कौन हो आप? दुकानदार की बात का जवाब दिए बिना वो औरत लगातार उसका दरवाजा खटखटाती रहती है। दुकानदार जाकर अपना दरवाजा खोलता है। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या? सुंदर? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, अब मुझे जाने दो। दुकानदार के इतना कहते ही वो औरत अपना मास्क हटाकर दुकानदार को अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ, देखना। क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? उस भयानक शक्ल वाली औरत को देखकर वो दुकानदार थर थर कांप रहा था। अचानक ही उस औरत ने अपने जैकेट से एक कैंची निकाली और उस दुकानदार के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को भी मुंह के पास से काटकर अपने जैसा बना दिया। दुकानदार के चेहरे से खून और मांस के लोथड़े लटक रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था। कुछ ही पलों में दुकानदार बेहोश हो गया और वो औरत अपना मास्क पहनकर अंधेरे में गायब हो गई। जब से ये घटनाएं होनी शुरू हुई थी, लोग अब अंधेरे में अपने घर से बाहर आने से भी डरने लगे थे। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी इस घटना से बहुत परेशान थे। कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ कर सकता है, इस पर पुलिस वालों को यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सबसे पहले देखना होगा क्या थाने में कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें किसी औरत की लाश मिली हो और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हो। इंस्पेक्टर कुछ देर तक फाइलें चेक करता है। वेस्ट कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी जिसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा था। मैं वहां जाकर पता करता हूँ। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन इंस्पेक्टर उस एड्रेस पर जाकर पता करता है। सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी क्या? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चले जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे सर, उस पगलेट के घर गए थे क्या? जब से वो ओना मरी है उसका बिहेवियर ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कर जाता है, उससे बचकर ही रहना। ओना वो 102 वाली कोचिसाकी ओना, क्या हुआ था उसको? कोचिसाके बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही उसके पति ने उससे शादी की थी। बहुत प्यार करता था वो कोचिसाका को। कोचिसाके को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसका पति उसे घर में कैद करके रखने लगा। वो उसे ना किसी से बात करने देता था, ना कहीं आने जाने देता था। फिर एक दिन उसे युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो एक सामुराई था। अपनी पत्नी को घर में कैद करके वो युद्ध के लिए चला गया। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को हिदायत दी कि वो किसी के साथ ना बात करे, ना ही दोस्ती बढ़ाए। लेकिन पति के जाने के बाद कोचिसाके ने इस मौके का फायदा उठाया और एक आदमी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई। पति की अनुपस्थिति में वो आदमी कोचिसाका के घर जाता और दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन कोचिसाके का पति अचानक घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने पत्नी की प्रेमी को बहुत पीटा और फिर कोचिसाका को उसकी बेवफाई की सजा देने के लिए कैंची से उसका चेहरा बुरी तरह से काट दिया, ताकि आज के बाद कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। कोचिसाका ओना के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद उसका पति उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तुझे लगता है कि तू सुंदर है? बोल, अभी भी सुंदर है तू? पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो कोचिसाका को ऐसे ही छोड़कर घर से बाहर भाग गया। अगले दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देख जब मोहल्ले वाले कोचिसाका के घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रेमी में अभी भी सांस बाकी थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया,
जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कोचिसाका की मौत के गम में वो अपनी सुध बुध खो बैठा। जिस आदमी के घर से आप अभी आए हो ना, वही वो आदमी है। वो आज भी हर पल कोचिसाका का नाम लेकर उसे पुकारा करता है। और ओना का पति, वो कहाँ गया? कुछ दिन बाद वो बहुत बुरी हालत में मिला था। लोग बोलते हैं उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे उसने अपनी पत्नी को मारा था। इंस्पेक्टर को अब सारी कहानी समझ आ गई थी। कोचिसाका की आत्मा ही रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से उसके पति ने उसे मारा, उसी तरह वो भी सबको मार रही है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय उसके पति ने उससे पूछा था कि क्या वो सुंदर है। इंस्पेक्टर को समझ में आ गया था कि वो सारी घटनाएं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, जिसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। 1970 में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही और फिर अचानक ही कोचिसाका का ख्वाब जापान से खत्म हो गया। कोई नहीं जानता कि कोचिसाका अचानक क्यों और कैसे गायब हो गई, लेकिन कोचिसाका की डरावनी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर ताजा है।